नई औद्योगिक नीति। कक्षा 10 में बच्चों एक नई जानकारी और एक नई टॉपिक के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के अंतर्गत आज हम जानने का प्रयास करें कि आखिर नई औद्योगिक नीति क्या है। चलो इस कालखंड में हम एक बार पुनः चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और देखने का प्रयास करें कि आखिर ये नई औद्योगिक नीति हमें क्या बताना चाहता है और हमें क्या कहना चाहता है। तो आइए हम चलते हैं आपके पृष्ठ क्रमांक 51 पाठ्य पुस्तक का 51 निकालिएगा बच्चों। यहाँ से औद्योगिक नीति, उद्योगों की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करता है बच्चों। यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए अगर उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए सामने नहीं आएंगे। उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती है और जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम करे। मतलब उनके नियम कानून जो हों वह क्या हो, कल कारखाने लगाने के पक्ष में हो और अर्थात उनको सपोर्ट करे। जब तक सरकार उसमें अपना सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी कल कारखाने लगाना या उद्योग धंधा लगाना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो जहां पर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, यातायात के लिए जल, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, इन सभी चीजों की व्यवस्था जिन सरकारों के द्वारा की जाती है तो उद्योगपति यहां पर उद्योग धंधे लगाना ज्यादा उचित समझते हैं और यहां ज्यादा उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। तो आखिर जब सरकार इस तरीके की नीति बनाती है बच्चों तो इससे हम देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें 3 प्रमुख नीतियां बनाई गई है। पहला है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है लचीला, जहां पर सरकार उदारता से किसी भी कार्य को मतलब आसानी से अगर करना चाहे या उन नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना, जिसमें विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सकें। यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। जब कोई भी सरकार बनती बच्चों तो क्या करती है, 5 वर्ष के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना बनाती है और जो भी योजना पंचवर्षीय योजना है तो उसमें इस बात को ध्यान रखा गया कि हम विदेशी कंपनियों को भी इसमें बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा आमंत्रण दें ताकि हम अपने देश में उद्योग धंधा को बढ़ावा दे सकें। फिर दूसरी बात निजीकरण। उदारीकरण मतलब उदारता, लचीलापन है ना, सरकार द्वारा नीति बनाई जाती है उसमें उदारता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं निजीकरण। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण कहलाता है। अर्थात अब हर कार्य सरकार नहीं करेगी, क्या करेगी, वो निजी कंपनियों को अपना टेंडर दे देती कि आपको ये काम करिए, हमको आप इतना पैसा दीजिए या हम आपसे ये काम लेना चाहते हैं, और सरकार इस तरीके से निजी कंपनियों के काम सौंप देती है। विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपनी आर्थिक सुरक्षा सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई है बच्चों। साथ ही इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया है। इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों को बेचना आरंभ किया। इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ। निजीकरण, जैसे उदाहरण आपको दूं, सड़क निर्माण करवाना है, यह कार्य किसका है, सरकार का है। सरकार क्या करती है, उसे निजी ठेकेदारों को दे देती कि आप ये सड़क बनवाइए, मैं आपको सरकार द्वारा आपको 15 लाख का टेंडर दिया गया है, 15 लाख में आपको ये सड़क कार्य कराना है। अब वो कार्य किसका है, वो निजी कंपनी का है। वो कहां से थ्रेसर लाएगा, कहां से मशीन की व्यवस्था करेगा, कहां से उनके लिए आधुनिक यंत्र होंगे, वो सब निजी कंपनियों के हाथों में चला जाता है। तो इस तरीके से सरकार ने अब निजीकरण को बढ़ावा दिया है और इससे सरकार को भी काम कराने में सुविधा होने लगी है। फिर तीसरा बिंदु देखते हैं बच्चों, वैश्वीकरण, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं। 1980 से 1990 के बीच देखते हैं तो इन दशकों में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। वैश्वीकरण को हम 2 तरह से देख सकते हैं बच्चों। आज इस वैश्वीकरण के दौर में
हम देखते हैं हर सरकार चाहती है कि हमारा जो उत्पादित वस्तु है बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिके। फिर हम विदेशों से कच्चे माल की भी आयात करते हैं, हम अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान आसानी से होने लगा है और विश्व का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर काम कर सकता है। कहीं का भी श्रमिक विश्व के किसी भी स्तर पर वह काम के लिए जा सकता है। उसके साथ साथ वह जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह विदेशों से ला सकता है, मंगा सकता है। उसके साथ साथ हम और भी देखते हैं कि आज विश्व किसी भी देश को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। हर देश को सामान लाने ले जाने की, यातायात की पूरी आज़ादी होगी। तो इसके दो पहलू हम देखते हैं, एक आर्थिक व राजनैतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। आर्थिक और राजनैतिक, राजनैतिक माने क्या, सरकार द्वारा लेन देन को आसान बना देना। आर्थिक मतलब क्या, धन की आवश्यकता होने पर सरकार द्वारा उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना, अर्थात देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारों व संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी या उनका कहना चाहिए उनका खात्मा कर दिया गया, माने उन्हें समाप्त कर दिया गया। आज कोई भी देश कहीं भी जा करके अपना पूंजी लगा सकता है, श्रम लगा सकता है, वहां उत्पादन कर सकता है, ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों को बेरोक टोक लेन देन हो सके। और यही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व का कोई भी देश किसी भी देश में अपना व्यापार कर सकता है, वहां से कच्चा माल खरीद सकता है, उत्पादित वस्तुओं को बेच सकता है। यही भूमंडलीकरण का एक पहलू है। दूसरा पहलू पर और विचार करें बच्चों, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियां, जिन्हें हम उदारीकरण की नीतियां भी कहते हैं। उदारता पूर्वक मतलब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया गया कि हर देश उदारीकरण के साथ हर कल कारखानों या उद्योग धंधों को या उत्पादन को बढ़ावा देगा। किसी भी देश के द्वारा उस देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाने पर पूरी आज़ादी होगी। और इस तरीके से पूरा विश्व आज एक परिवार की तरह औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है। और बच्चों, आज भारत चाहे अमेरिका से या जापान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से किसी भी सामान को वह आयात निर्यात कर सकता है, या विश्व का कोई भी देश किसी भी देश के साथ आयात निर्यात करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इसी बात को हम उदारीकरण नीति कहते हैं और यही आज के समय में नई औद्योगिक नीति कहलाता है। नई औद्योगिक नीति के कारण विश्व का कोई भी देश किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, बेरोक टोक आयात निर्यात और व्यापार कर सकता है। बच्चों, आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।